पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रफियाबाद में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से पीडीपी उम्मीदवार फयाज मीर के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया है और इंजीनियर रशीद इस साजिश का हिस्सा हैं। श्रीनगर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए महबूबा ने कहा कि पीडीपी सरकार डरी हुई है, इसलिए पार्टी नेताओं का उत्पीड़न आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पार्टी को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते कि पीडीपी लोगों के दिल और दिमाग में है। मुफ्ती ने कहा कि जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है और इसके नेता पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जिले में 12 स्थानों पर रोड शो किया। महबूबा ने गृह मंत्री अमित शाह के अचानक कश्मीर दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए अधिकारियों और लोगों को धमकाया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि 1987 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद की एंट्री एक अच्छा कदम है और लोग अपने वोट के जरिए भारत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि चुनाव में जमाते इस्लामी की भागीदारी बंदूक का अंत है और लोग शांति के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने अनंतनाग सीट पर भी आशंका जताई और कहा कि लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और डराया जा रहा है। एंट्री इस पे महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो 87 का हमारा तजुर्बा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान जो है इश्तियाल में आ गया, बंदूक उठी, उसके बाद हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान शहीद हो गए, हमारी लड़कियाँ बेवाएँ हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वो नतीजा था कि उस दिन भी मरकज़ी सरकार और यहाँ की सरकार ने मिलके इलेक्शन प्रोसेस में मुदाखलत की, जिसकी वजह से लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस से ही एतबार उठ गया। अब बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने जब 2002 में ऐलान किया था रेड फोर्ट से कि हम जम्मू कश्मीर में बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद एक भरोसा बन गया है लोगों का। मगर आज जो वजीर दाखिला का अचानक आना, अभी तो यात्रा का भी कोई टाइम नहीं है, सिक्योरिटी सिनेरियो भी वो कहते हैं बहुत अच्छा है, इलेक्शन का वक्त है, यहाँ उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, और उसके बाद कुछ बातें जो शक और शकूक तो है ही है, मगर कुछ जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑफिसर्स को बुलाया गया और उनको पहले तो समझाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं समझे बात को, वो अपने हिसाब से वोट डालना चाहते हैं, तो उनको थ्रेटन किया गया है कि अगर आप यहाँ जो कश्मीर में बारामूला में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए और पीर पंचाल की सीट में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे कर लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। तो अगर ये सही है, मैं उम्मीद करती हूँ ये सच ना हो ये बात, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बड़ा ही खतरनाक मामला है। जमात इस्लामी के बाद जमात इस्लामी अब शिफ्ट होने वाली है, आपको क्या है उस पर क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, शिफ्ट क्या है? जमात इस्लामी, गिलानी साहब तो हमेशा असेंबली में होते थे 87 से पहले। 87 की धांधलियों ने तो सारा मामला बिगाड़ दिया। 87 की धांधलियों ने तो यहाँ के लोगों का एतबार खत्म कर दिया इलेक्शन पे। तो अगर आज जमात इस्लामी फिर से इस तरफ आ रही है तो ये तो एक अच्छी बात है, इस हिसाब से कि यहाँ का जवान हो, जमात इस्लामी हो, सब समझते हैं कि पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं है, बंदूक से कोई फायदा नहीं है। अगर हिंदुस्तान की जो जमहूरी निज़ाम है, अगर वोट का इस्तेमाल बैलेट नॉट बुलेट वो करना चाहे तो ये अच्छी बात है, मगर क्या नई दिल्ली इस चीज के लिए तैयार है? क्या वो ऐसा होने देगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला संसदीय सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में ग्रास पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावर गरेज में एक रैली को संबोधित किया। रैली को पार्टी के वरिष्ठ नेता नजीर गाजी, तनवीर सादिक और INJI अलायंस से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। उमर अब्दुल्ला भी चुनावी अभियान के सिलसिले में तुलील का दौरा इसके खून में तो गुरेज का खून है, इसके खून में तो ऐसी खुददारी है जो खुददारी आप सब में है। और इस खुददारी को मैं सलाम करता हूँ कि जब भी आप लोग इतने खूबसूरत वादी में, शायद मेरा पहला गुरेज में मैं पहले बार आया हूँ, लेकिन जो आपका प्यार है, आपकी जो वलवला आपका है उमर अब्दुल्ला के साथ में, और जो आपकी खुददारी है, उसको मैं नहीं पूरी तंजीम, पूरा कश्मीर सलाम करता है।
इंजीनियर अब्दुल रशीद के बेटे अबरार रशीद ने कहा है कि राजनीतिक दल और उनके नेता आज तक मूक दर्शक बने रहे और 5 साल से जेल में बंद उनके पिता के बारे में बात तक नहीं की। अबरार ने कहा कि अगर इन नेताओं ने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया होता तो वो अपने पिता के लिए प्रचार करने सड़कों पर नहीं आते। वो राफियाबाद के विभिन्न इलाकों में रोड शो के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बारामूला संसदीय सीट जीतने की उम्मीद है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बड़ी संख्या में युवाओं सहित लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। खुद कवर कर रहे हैं कैंपेन को, एक नौजवान का एक जोश है, जज्बा है और वो हमसे जुड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी देर है। और आज लोग तैयार है 20 मई को निकलने के लिए और प्रेशर कुकर पर वोट डालने के लिए, क्योंकि उनका एक अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। अगर वो इतनी उनको फिक्र थी तो फिर शायद उनने 5 साल में मेरे वालिद की बात की होती। अगर उनने मेरे वालिद की बात की होती फिर शायद आज मैं मजबूर नहीं होता सड़क पर निकलने के लिए, कैंपेन करने के लिए। अभी मुझे मजबूरी के तहत आया हूँ और अपने वालिद के लिए आया। फिर कौन क्या कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपना वालिद वापस चाहिए ताकि वो फिर जो हमारे बाकी नौजवान जेलों में बंद है वो उनकी बात कर सकें। और गृह मंत्री के घाटी दौरे के बाद श्रीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि अमित शाह का कश्मीर दौरा एक वैश्विक संदेश है, खासकर 2019 में पुनर्गठन और फैसले के बाद घाटी में 2019 में श्रीनगर संसदीय सीट पर 14.50% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर लगभग 38% हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में बने अनुकूल माहौल के कारण अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को 370 से लोगों का शव परीक्षण करने और इस चुनाव में लोगों की नब्ज जानने का दौरा बताया, जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। इसलिए अमित शाह ने आपात स्थिति में कश्मीर का दौरा किया है। तो ओवरऑल वायलेंस फ्री इलेक्शन हो गया और 38% पोलिंग हुई श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान ही आपने देखा कि जमाती इस्लामी के बड़े लीडर्स, जिनको एक समय कांग्रेस के टाइम में सरकार दरवाजे पे दस्तक देती थी, और इस बदलाव को भी आप देखेंगे कि अब जमात इस्लामी सरकार के दरवाजे पे दस्तक देती है। Our party, Jammu Kashmir United Movement, is in contact with them and all other who were known as soft separatists some time back. So we are hopeful and as soon as possible we will get a positive result and we will amalgam them as to in the mainstream so that they will be the future as well for the people of Jammu Kashmir. अनंतनाग राजौरी की सीट है। इन 2 सीटों पे अब जो उनके प्रॉक्सी पार्टीज हैं कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत नहीं है, तो क्या ये मीटिंग जो है नई प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ी करने के लिए अंजाम दी गई है? क्या अमित शाह साहब अब नई प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या नई प्रॉक्सी पार्टीज के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जिनसे उन्हें लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार सकती है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अंबरदार ने प्रतिबंध हटने के बाद जमात इस्लामी के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार करने के संबंधी बयान पर कहा कि ये मोदी के जादू का असर है कि जमात इस्लामी मुख्य धारा की राजनीति में आ रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या जमात इस्लामी विधानसभा चुनाव में एनसी और पीडीपी या अन्य दलों के चुनौती पेश करेगी, अंबरदार ने कहा कि ये अच्छा है कि जमात इस्लामी मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो रही है। सरकार उन सभी अलगाववादी समूहों पर विचार करेगी जो मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे समूहों की मंशा पर भी गौर किया जाएगा कि क्या ये सिर्फ प्रतिबंध हटाने के लिए किया जा रहा है या फिर वो सही मायनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। हट जाता है तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, किस तरह इसको देखते? देखिए, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम में भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आया था और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के लोगों से मिलने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, तब वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए कि अभी जमात इस्लामी खुद एक तरह से अपील कर रही है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जहाद कौंसल और जमात इस्लामी के बीच में भी जो तनाव चल रहा है वो जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है और मोदी जी का जो मैजिक है उसका असर है।
क्या आपको लगता है कि अगर जमात इस्लामी असेंबली चुनाव में हिस्सा लेती है तो ये चैलेंज होगा, एनसीपीडीपी और बीजेपी को ये चैलेंज ले सकते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, जमाती इस्लामिया मेन स्ट्रीम में या कोई और मेन स्ट्रीम में आए तो वो तो अच्छी बात है, पर अभी जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कॉल स्टेट ले लेगा कि किस कारण से ये आज अप्रोच कर रहे हैं, रीअप्रोच कर रहे हैं। क्या इस तक ही महदूद हैं कि ये जो इन पर बैन लगी है उसको हटाया जाए? क्या वाकई ये जम्मू कश्मीर में और भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? रही बात कि यहाँ इलेक्शंस में अगर हुर्रियत या जमात इस्लामिया पार्टिसिपेट करता है तो जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तब देखेंगे। रहिए हमारे साथ। अर्थव्यवस्था में तेजी आई। इंडिया लायंस पर बोले अनुराग ठाकुर, पूरी तरह बिखरा हुआ है विपक्ष, इनके पास ना नेता, ना नीति, ना ही नेतृत्व। बीजेपी ने की बागियों पर कड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने राकेश चौधरी और रामलाल मार्कंडे को पार्टी से किया निष्कासित। दोनों नेताओं को 6 वर्ष के लिए किया निष्कासित। गुरदीप सप्पल ने बीजेपी के कार्यकाल पर खड़े किए सवाल। 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं बल्कि घटी। बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी। सोलन में सुल्तानपुरी ने सुरेश कश्यप पर साधा निशाना। विनोद सुल्तानपुरी ने बीजेपी को झूठी पार्टी का दिया करार। हरीश जनारथा ने बीजेपी में भीतरघात का किया दावा। बीजेपी में होगा भीतरघात। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस प्रत्याशियों को देंगे समर्थन। रोहित ठाकुर का कोटखाई जनसंपर्क अभियान। विनोद सुल्तानपुरी को वोट देने की अपील। भावानगर में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को किया गया जागरूक। स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। मतदान करने का दिया संदेश। भारी वाहनों के लिए बारालाचा लेह मार्ग बंद। मौसम ठीक रहा तो 20 मई तक मार्ग हो सकता है बहाल। सीमा सड़क संगठन मार्ग खोलने का कर रहा है प्रयास। सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ देने का करती है ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सभी दलों के दिग्गज आज आखिरी जोर लगाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं और रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से दावे और वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मगाम में रोड शो है। पीडीपी की जहां कुपवाड़ा में रैली है तो वहीं अल्ताफ बुखारी कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक रैली है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी दिग्गज आज आखिरी जोर लगाएंगे। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं। रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से वादे और दावे कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मगाम में रोड शो है। पीडीपी की जहां कुपवाड़ा में रैली है तो अल्ताफ बुखारी कोकरनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रैली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने जमात इस्लामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंसा और अन्य अलोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल अलगाववादी समूहों को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होते देखना अच्छा है और सरकार को उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में शामिल कर काम करना चाहिए। सागर ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका स्वागत किया क्योंकि पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जमात इस्लामी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें दोबारा सत्ता में लाते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे।
जिस तरह से जमात इस्लामी का कहना है कि अगर उन पर बैन हटाया जाएगा तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, असेंबली इलेक्शन, क्या आपको लगता है कि वो एक चुनौती होंगे एनसी और पीडीपी के लिए? नहीं, कुछ नहीं। इसमें हमारे नायब सदर जनाब अब्दुल्ला साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वर इन फेवर अगर होगा ये अच्छी बात है। जितने लोग मेन स्ट्रीम में आए जो कल तक वायलेंस में, तशद्दुद में या मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो काम कर रही है, देख रही है कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं। जमात इस्लामी ने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी राजकुमारी के नारा दे रही थी उस वक्त उन्हें 75 में इलेक्शन लड़े, 72 में। तो उनसे 5 जमात इस्लामी के मेंबर यहाँ से बन गए एमएलए, फारूक साहब वो 4 और थे। तो हम वेलकम करेंगे क्योंकि हम जमहूरियत पर एतकाद रखते हैं। जमहूरियत में कल लोग उनको बनाएंगे तो वेलकम करेंगे, उसमें क्या है, क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है, सरदारी अवाम का हक है। ये शेर कश्मीर का नारा था कि जो करते हैं अवाम करते हैं। अगर अवाम को जमात इस्लामी के लोग पसंद है, कल को वो उनको चुनते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जमहूरियत को हम आबियारी करने के लिए किसी भी चीज़ की सपोर्ट करेंगे। उनसे जब पूछा गया था कि 87 से वो इस जमहूरी अमल से क्यों दूर भाग रहे थे, तो उनका ये कहना था कि डर था और प्रेशर था, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं आ रहे थे। सही था, वो उसने कहा, वो बिल्कुल सही था। ये अच्छी बात है, जमात इस्लामिया बाकी लोग आ जाएं, ये रियासत उनकी है, उनका हक बनता है। उसने खुद कहा जमात इस्लामिया के जो वो चीफ हैं, उसने कहा जब शाम का बूला घर आ जाता उसको बूला नहीं कहा जाता। तो जब उसको बूला नहीं कहा जाता दैट मीन कि वो इस बात के लिए खुद ही अफसोस कर रहे हैं कि रियासत में जो हुआ वो गलत हुआ। अच्छी बात है, कन्फेशन कर रहे हैं, लिहाजा वो आए हैं, हम वेलकम करेंगे। हमारे लीडर ने वेलकम किया, हम वेलकम करेंगे। बाकी लोगों का फैसला, कल को जब कोई इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें लोगों को फैसला करना है, वो जमात ज़रूरत है या कोई और पार्टी ज़रूरत है। वो एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबका अपने गांव के दीन मोहम्मद जंजर घर के बरामदे में रहते हैं, अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में तूफान का कहर, अब तक 4 लोगों की हुई मौत। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, 7 लाख घरों में बिजली गुल। रूस के साथ हथियारों के सौदे के आरोप पर नॉर्थ कोरिया ने दी सफाई। किम जोंग उनकी बहन ने रूस के साथ हथियारों के एक्सचेंज से किया इनकार। दक्षिण चीन सागर में चाइना कोस्ट गार्ड ने चलाया बड़ा अभियान। 15 दिनों तक 1400 से ज्यादा जहाजों के साथ क्षेत्र में की पेट्रोलिंग। 97 फिशिंग जहाजों को हिरासत में लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुंजर ब्लॉक के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम हसन मीर और उनके साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने लोगों से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद गनी लोन को वोट देने और उन्हें सफल बनाने की अपील की। इसका उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो यहाँ इलेक्शन लड़ने आया है। वो 3 बार पार्लियामेंट मेंबर रह चुका है। वो कोई एक काम बताए जो उसने बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर या बहैसियत मिनिस्टर किया हो जिससे लोग आज भी याद करते हो। इस वक्त मेरी अपील होगी तमाम वोटरों से, सजाद गनी लोन को जिसको अपनी पार्टी सपोर्ट करती है उसको वोट दे दीजिए। उम्मीद है उसकी डिलीवरी वहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई, जिससे यहाँ
हमारे बच्चों को जेल जाना पड़ता है। कब्रिस्तान का रास्ता जिन्होंने लिया है, जो गोलियों के निशान ना बन चुके हैं, हम ऐसी सियासत को छोड़कर ऐसी सियासत चाहते हैं जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो। यहाँ जेलों में कोई न हो। 1996 में जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ तो आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि मीर साहब के साथ मैं क्यों नहीं रहा। ऐसे गद्दार लोग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर सच मानो तो इस वक्त भी मेरा पैसा ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने खाया, कम से कम 30,000 रुपये। आई एम वेरी हैप्पी दिस टाइम। गुसो हजरत बल श्रीनगर के किसानों ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष स्ट्रॉबेरी का उत्पादन लगभग 50% कम हो गया है। इस साल लगातार बारिश के कारण स्ट्रॉबेरी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने आगे बताया कि इस फसल को उगाने में काफी मेहनत, पैसा और खाद की जरूरत होती है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण किसानों में काफी निराशा है। किसानों ने प्रशासन से स्ट्रॉबेरी उत्पादन में कमी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए समय पर मुआवजा देने की अपील की है। रूद रूदे करन इस पत्थर से फसल हो सो होत वन एक हेर कुन रूद क्या तो योहे बचो यह पस निश नुकसान ये पस निश नुकसान बहन ये रूद रूद करन ये रेत कोर दोरे तो अमी चीज़ कोर नुकसान ये सोचुन अगर यम फसल सरान तो इन गोस क्या मुआवजा तरन युथ यह नुकसान बोजन या कह फसल मगर रूदन कोर खत्म। अहन पत्मे वर्यन तो यह गई फर्क वर्ष दुत 25 अप्रैल यह दुत 10 अप्रैल 10 मई तुल नुकसान गो रूद सर दपान गोस मान नुकसानस क्या मुआवजा तरन यह फसल कम ये रूदन वोरन नत ना फसल ठीक रूदन कर वोरन मगर मेहनत ज्यादा ये पेवान घास कड़न 2-3 लटि चूर कर 2-3 लटि तो क्या वन रूदन कर वोरन नत ना फसल ठीक परस पे तूत यह बारिश कि यूत आज पे घास कड़नस चूर करनस पह त्रावनस खाद त्रावनस यहां गवर्नमेंटस तक गई कत वातन इन हसा यीच मेहनत लगान यीत मजूर लगान इन गोस मुआवजा वातन या क्या फायदे वातन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीनगर का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राजबाग श्रीनगर में किया गया। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा के लिए 8 राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अनुभव साझा करने का एक उत्कृष्ट मंच है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा मुख्य अतिथि थे। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, सचिव स्वास्थ्य सैयद आबिद रशीद, निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर मुश्ताक अहमद रौथर और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। ये जो कॉन्फ्रेंस है हमने विविध राज्यों को यहाँ बुलाया है कि नेशनल हेल्थ मिशन में केंद्र सरकार की तरफ से लगभग हर वर्ष 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं विविध राज्यों को। तो यहाँ कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है ये देखें, और बाकी राज्य भी यहाँ से समझें और कश्मीर के लोग जो बाकी राज्य आए हैं उनसे समझें कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कई राज्य 8 राज्य के यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। और कश्मीर में जो हमने देखा जो कि बड़ा एक अनुभव अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं होगा, जो 24/7 चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्योंकि यहाँ सभी को पूरा का पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है और कश्मीर में मेरे ख्याल से 480 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि आईसीयूज़ की फैसिलिटीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में तो है ही हमारे पास, और भी जो स्पेशलाइज्ड सुविधाएं हैं उनको सीएचसी तक ले जाएं। और इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं। एक तो हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देकर हेल्थ केयर को यूनिवर्सलाइज किया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस प्राप्त होता है, जिससे कि जो हमारे मोस्ट डिसएडवांटेज्ड और जो पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको एक सशक्तिकरण मिलता है। जो टीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी में गई थी, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, डिफरेंट हेल्थ